हेलो गाइज, टिंटेज क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रभात रंजन सर। क्या लेके आए हैं? PYQ सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। अभी तक हमने पढ़ाया था, पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि पुर्तगीज के बाद हमने क्या पढ़ाया? अंग्रेज, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। आज हम पढ़ाएंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का PYQ सीरीज। पहले PYQ सीरीज के पहले हम आपको कहानी बताते हैं कि कंपनी आई कैसे, कि क्यों बनी, उसका उद्देश्य क्या था। पहले ही क्लास में हमने डिस्कस कर चुके थे कि जो यूरोपीय देश हैं वो क्या किए, समुद्र मार्ग के रास्ता का खोज कर दिए एशिया में आने के लिए, केप ऑफ गुड होप होके, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे कंपनियां जो है वहाँ की कंपनियां, मतलब देश की, वहाँ के यूरोपियन देश, पश्चिमी यूरोपीय देश के जो देश थे, धीरे 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 क्या करके वो आने लगे एशिया में व्यापार करने। उसी क्रम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी के समानांतर पैरेलल एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी यहाँ व्यापार करने, खासकर एशिया में। एशिया में खासकर उनकी दिलचस्पी कहाँ थी? दक्षिण पूर्वी एशिया पे। भारत में व्यापार तो किया ही की है, और कुछ बंदरगाहों पे और कुछ जगहों पे, तटों पे, जो कोस्टल एरिया में है, अपने फैक्ट्रियां स्थापित भी किए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी बताएंगे। ये फिगर देख रहे होंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कॉर्पोरेशन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फिगर है। इस फिगर के माध्यम से देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी समुद्र रास्ते से अटलांटिक महासागर होते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए कहा, एशिया की तरफ व्यापार करने के लिए चले। कहानी बताएंगे, एक एक कहानी बताएंगे इसका। आगे के फिगर में दिखाई देंगे आपको कि देखिए कैसे कि डच द्वारा, ये डच का लोगो है, देखिए डचों द्वारा भारत में व्यापार करने आने का, और ये लोगो प्राप्त किया गया डचों द्वारा। फिगर से क्या होता है, माइंड में बैठ जाता है चीजें। ये देखिए नाविक जो है, डच नाविक चले व्यापार करने समुद्र के रास्ते, क्योंकि समुद्र मार्ग खोज चुका था। ये कोस्टल एरिया है जहाँ पे फैक्ट्रियां स्थापित की जाती थी। और ये देखिए नाविक जो है यहाँ आए व्यापार करने के लिए, और ये फिगर के माध्यम देख सकते हैं। अब यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे आए कब? डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्यों 1602 ईस्वी में डच कंपनी स्थापना? उनका व्यापार करने का उद्देश्य था कि भारत जो है पुर्तगीज कंपनी को देखे कि बहुत मुनाफा कमाया। पुर्तगाली कंपनी आई और नाविक जो आए बहुत मुनाफे कमाए, सबकी निगाहें भारत की तरफ और एशिया की तरफ आकर्षित किया कि भारत वहां से व्यापार करेंगे तो मुनाफे अधिक कमाएंगे, क्योंकि यहाँ सस्ते जो है कच्चे माल में मिलते थे, और जो तैयार माल था उनका वहां पे उनके लिए बाजार में मिल जा रहा था। देखेंगे डच संसद ने जो कंपनियां स्थापित की गई, ये ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी, डच संसद ने, क्या नीदरलैंड को बोलते हैं वर्तमान में, तो डच संसद ने एक चार्टर के माध्यम से एक कंपनी बनाया, ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाया, और कहा कि आपने इस चार्टर में क्या किया कि आप जाइए वहां व्यापार कीजिए, युद्ध छेड़िए, युद्धों के माध्यम से भी कुछ क्षेत्र कब्जा कीजिए, और साथ में इलाके जीतिए, और किले बनाने का अधिकार उनको इस चार्टर में दे दिया गया था। मगर डचों, जो डच थे, उनको भारत में व्यापार करने की दिलचस्पी नहीं थी। भारत से व्यापार करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया। क्या दिखाया उन्होंने? तो इंडोनेशिया में जहां मसाले उत्पादन होते थे, चाहे स्पाइस आइलैंड था यानी मसालों का द्वीप था, वहां से व्यापार करने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाया था उन्होंने। खासकर जावा, सुमित्रा आइसलैंड वाला बेल्ट इंडोनेशिया का, वहां पे मसाले खूब पैदा होते थे, वहां पे इन्होंने दिखाया था कि जरूरत है कि वहां से ज्यादा व्यापार करेंगे भारत के अपेक्षा। और उन्होंने ही क्या किया कि मल जल रमरू क्षेत्र जो है, जो स्टेट है, मलय स्टेट जो है, और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को सबसे पहले क्या काम किया कि पुर्तगाली जो शुरुआत व्यापार किए थे, तो वो भी जब हार गए किससे, इनसे, अंग्रेज से, तो वो इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट कर गए थे व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शिफ्ट कर गए थे व्यापार करने के लिए। सबसे ये भी आए तो क्या किए कि इंडोनेशिया तरफ शिफ्ट किए, और इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट करने के बाद वहां से पुर्तगालियों को खदेड़े, क्योंकि नौसेना के मामले में बहुत मजबूत थे और सैनिक सुदृढ़ता भी थी, क्योंकि ये वहां थी राज्य सरकारें काम कर रही थी पुर्तगीज की, इसलिए असफल हो गए थे, हमने कहानी बताया था। और यहाँ संसद द्वारा एक चार्टर बना के ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना दी गई थी,
कहा कि जैसे भी हो, जिस माध्यम से हो, आप व्यापार कीजिए, युद्ध छेड़िए, जीतिए, क्षेत्र जीतिए, किला बनाइए। हमने बताया अभी जस्ट आपको। तो उन्होंने इंडोनेशिया द्वीपों पे जब कब्जा जमाया तो पुर्तगाली जो पहले से व्यापार कर रहे थे उनको खदेड़ दिया। और 1623 क्षेत्र 1623 के आसपास तक का 1623 के आसपास तक का घटना यह हुआ कि इन क्षेत्रों पे डचों का एकाधिकार हो गया। डचों का एकाधिकार हो गया और अंग्रेजों को भी इन्होंने हराया था। कहां पे 1623 के आसपास घटना यह हुई कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में अंग्रेजों को भी हराया था, अपना व्यापारिक एक अधिकार स्थापित कर लिए थे। मगर भारत में भी भाई व्यापार करने आए तो भारत के साथ भी आए, भारत में भी व्यापार किए थे। तो अब ये हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू पूरा बताएंगे कि क्या क्या कहां है। इसमें लिखा हुआ है 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में जो है 1602 ईस्वी में डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। और कहां कहां किस किस कोस्टल एरिया पे अपना इन्होंने किला बनाया था, फैक्ट्री बनाया था, वो देखिए। 1605 इसमें पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाया था मछलीपट्टनम शहर में। मछलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की थी। मछलीपट्टनम यानी पुलिकट झील के आसपास जो क्षेत्र है। और मोर एक्टिव ऑन ईस्ट कोस्ट फॉर कॉटन ट्रेड, किसके लिए? कॉटन ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे और डोमिनेंट ओवर द पुर्तगीज। और ये ईस्ट कोस्ट पे कॉटन ट्रेड के लिए सबसे अधिक व्यापार किए, जो डोमिनेट कर रहा था पुर्तगीज। और ऑल्सो एक्टिव इन केरला। कहां क्या है देखिए, इधर अब आइए। ये जो है इधर अब पश्चिमी तट पे जिक्र कर लेते हैं तो पूर्वी तट पे आते हैं। पहले सूरत में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। कहा? पश्चिमी तट में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद कहां आएंगे, ये कैपिटल बनाया इन्होंने, कहा पुलिकट को कैपिटल बनाया था और 1690 में यहां फैक्ट्री स्थापित किया था, कैपिटल बनाया था। जब उसके बाद ये है देखिए 1690 के बाद इनका जो कैपिटल बना नागापट्टनम में बना था कैपिटल। ये पश्चिमी तट का इलाका, पूर्वी तट का इलाका हो गया। ठीक है, पूर्वी तट में ही ये पुलिकट जो है ये पूर्वी तट का इलाका हुआ। नागापट्टनम में भी इन्होंने पूर्वी तट पे ये स्थापित किए थे, फैक्ट्री स्थापित किए थे। मछलीपट्टनम जिसका जिक्र हमने किया है जस्ट, और भीमलीपट्टनम में है, यहां भी फैक्ट्री स्थापित किया था। उड़ीसा के बालसोर में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। पश्चिम बंगाल में जो है, बंगाल उसमें, नॉट पश्चिम बंगाल, बंगाल के रीजन में कासिम बाजार में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था डचों की। और ऑल्सो और साथ ही बिहार के पटना में भी फैक्ट्री स्थापित किया था इन्होंने। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भी फैक्ट्री स्थापित किया था इन्होंने। कहा डचों ने। भाई फैक्ट्री स्थापित करने का मकसद पहले बता दिए कि फैक्ट्री कहने का अर्थ होता है व्यापारिक कोठिया, किले, साथ में दफ्तर और कार्यालय। उत्पादन से कोई मतलब नहीं, माल आएगा और जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा होगा। यहाँ पे मेन मकसद था यहाँ पे आने का कि सूती वस्त्र का व्यापार करेंगे, रेशमी वस्त्र का व्यापार करेंगे, इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार करेंगे। और खासकर इन्होंने सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र पर ज्यादा जोर दिया, निर्यात को ज्यादा प्रोत्साहन दिया था डचों द्वारा। तो ये मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 से लेके 1759 की घटना है। 1759 में बेदरा के युद्ध में, जब देखिए 1759 ईस्वी में बैटल ऑफ बेदरा, चिंसुरा में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, मीर जाफर और नवाब लड़ रहे थे और एक साइड से डच कंपनी लड़ रही थी। तो उसके बाद बैटल ऑफ बेदरा के बाद से इनकी क्या भारत में एक अधिकार समाप्त हो गया और ये शिफ्ट कर गए दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ फाइनली। ठीक है, 1658 में। और इसी में 1658 ईस्वी में इन्होंने कब, 1658 ईस्वी में कब, श्रीलंका से जो पुर्तगाली व्यापारी कर रहे थे, पुर्तगीज का एक अधिकार था, उनको भी जीत लिया था और उस पर अपना व्यापारी का एक अधिकार स्थापित कर दिया था। 1658 की घटना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां से कहानी शुरू होती है कि डचों का आगमन क्या हुआ, फैक्ट के रूप में डचों का आगमन क्या हुआ और डच क्या क्या दिए। पहले हम डचों के आगमन की बात कर लेते हैं। डचों का आगमन
पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन। कंपनी 1602 में स्थापित हुई और ये इसके बाद ये आने लगे। रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलरफुल भी लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि सर हम पढ़ा रहे हैं कलरफुल ढंग से। डचों का आगमन हुआ। डच जो है होलैंड यानी वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन पहले कौन आया, पुर्तगीज आया, और इसमें जो है डचों में कौन नाविक आया था, तो उसका नाम था 1596 ईस्वी में कार्लेस डी हाउटमैन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, वही रास्ता ही था आने का रास्ता। बताएं कि भाई अंटार्कटिक महासागर से पार करेगा तो ये यूरोप के क्या बोलते हैं अफ्रीकन कंट्री के केप ऑफ गुड होप होते हुए और हिंद महासागर पार करके भारत देश पे आएगा व्यापार करने, और दक्षिण पूर्वी साइड देश पे होते हुए सुमात्रा पे और माउंटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। यानी एशिया में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन हुआ, तो 1596 में कार्लेस डी हाउटमैन था। यानी आफ्टर द पुर्तगीज द डच अराइव्ड, डच होलैंड प्रेजेंट नीदरलैंड्स, कार्नियस डी हाउटमैन केम इन 1596 फर्स्ट टू रीच द सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। लगभग बताया जाता है कि लगभग इंडोनेशिया में 1500 नहीं 1500 कहीं 1500 मिला, 1500 से अधिक द्वीपें हैं। जो ज्योग्राफी टीचर हैं वो पढ़ाएंगे आपको कि कितने द्वीपों की संख्या है, और मैपिंग थ्रू पढ़ाएंगे भी आपको। एंड बेटन वाया केप ऑफ गुड होप वाज डच सिटीजन, प्रथम नागरिक हुआ जो आया था, डच नागरिक था ये। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या फैक्ट मिलता है हमको। 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना होती है। 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना होती है। उसका नाम क्या रहता है, बेरिंगदे ओस्ट इंडिस कंपनी, VOC। यहां देखिए नाम लिखा होगा, डच कंपनी established by 1602 वेनिडो कोस्ट इंडिज कंपनी VOC was established with the Dutch Parliament issued a charter to the company। यानी स्थापना हुई जिसे डच संसद ने एक चार्टर द्वारा जारी किया गया कंपनी को कि युद्ध करना है, वहां पे जाके संधि भी कर लेना है, माफी भी मांग लेना है, और इलाके जीतना भी है, और किले भी बनाने का अधिकार इन लोगों को दे दिया गया था। और बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक अलग कंपनी बनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। पहली जो स्थापना की गई थी वो वेरिंगदे ओस्ट द इंडियन कंपनी VOC की स्थापना की गई, और बाद में एक बड़े यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई जो व्यापार करना शुरू किया एशिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या फैक्ट है। डच आरंभ में क्या थे, हमने पहले बताया था कहानी के रूप में कि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फोकस इंडोनेशिया पे था। इंडोनेशिया जावा सुमित्रा द्वीप पे था, इंडोनेशिया द्वीप पे था, और खासकर स्पाइस आइलैंड जो बोलते हैं मसालों का द्वीप, जिसको ईस्ट इंडीज भी कहा जाता था क्योंकि मसाले खूब पैदा होते थे, तो उस पर ज्यादा फोकस था इन लोगों का। तो डच आरंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे, तो मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तो उन्होंने व्यापार करना, सूती वस्त्र के व्यापार, खास क्या है यहाँ मसाले व्यापार नहीं करेंगे, या सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल कर लिया मसाले के साथ। कि कॉटन जो है, कॉटन के लिए जो है सस्ता जो है कच्चा माल यहाँ मिलेगा, और जो है हमारे तैयार माल भी आसानी से बिक जाएगा, तो उसके लिए व्यापार शुरू कर दिया, जिन्होंने अत्यधिक लाभ भी कमाया था। और जो भी कंपनियां आई यहाँ पे लाभ कमाने के लिए ही आई थी। इनका व्यापारिक उद्देश्य, आर्थिक हित जो बोलते हैं, और व्यापारिक उद्देश्य जो बोलेंगे, व्यापार करना और अधिक से अधिक मुनाफे कमाना। बाद में यहाँ आने के बाद परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना चेंज किया चीजों को, कि क्षेत्र भी जीत लेंगे, आपस में टकराहट राजाओं में जो हो रही थी उनमें भी हस्तक्षेप करेंगे, और सबसे अधिक हस्तक्षेप जो किए अंग्रेज और फ्रांसीसी किए थे। उसका किले बनाएंगे ताकि फैक्ट्री बन जाएगी, वहां से माल का आदान प्रदान होगा, भाई आएगा भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा भी होगा, तो वही काम किए। डच इनिशियली कंसल्टेड इन द इंडोनेशियन वेयर इन्वॉल्व इन द स्पाइस ट्रेड, वी आर द ट्रैक्ट
when the came in contact with the India, they start the trading, also include the trade of the cotton textiles, which were highly valued by the benefit. चलिए नेक्स्ट फैक्ट क्या देखते हैं। डचों द्वारा जो है, डचों की पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में पूर्वी तट पे मुसलीपट्टम में स्थापित की गई थी, जहां वो अपने सिक्के ढाल सकते थे, परंतु आगे चलकर नागापट्टनम को मुख्यालय बना दिया गया। अभी जस्ट बताए हैं कि मैप में बताए थे कि उनका मुख्यालय कहां था, 1690 से पहले वो नागापट्टनम था। और डचों ने 1619 ईस्वी में जकार्ता को भी जीत लिया। इंडोनेशिया की एक द्वीप है जकार्ता, उसको जीतकर बेटविए नामक नगर की स्थापना की। और 1641 ईस्वी में मलाक्का जल संधि जो है, और 1658 ईस्वी में अन्य स्रोत में 59 भी मिलता है, एनसीईआरटी में 59 मिलता है, पुर्तगालियों से श्रीलंका को खदेड़ दिया, यानी भगा दिया। यानी द फर्स्ट डच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इन 1605 at Muslipattam and east coast from where the also minted means सिक्का ढालना, their own coins, but later on the made Nagapattinam their headquarters. The Dutch company conquered Jakarta in 1619 and established a city of name by Batavia Nagar. They conquered by Malacca in 1641 and Sri Lanka in 1658। यानी अदर स्रोतों में 1659 भी लिखा गया है, कुछ किताबों में 59 भी कहा गया है। फ्रॉम द पुर्तगीज जो कब्जा था, वो पुर्तगीजों को यहां से भगा दिए थे। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट देखें क्या आता है। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर, देखिए व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल और जोफियल स्तर जो है, आपको कोस्टल एरिया का नाम पढ़ाएंगे आपको कि उत्तरी सरकार, नॉर्थ सरकार कौन सा तट है, कोरोमंडल कौन सा है, मलाबार तट कौन सा है, ठीक है, कोंकण तट कौन सा है, ये सब पढ़ाएंगे आपको। कौन? जोफियल स्तर पढ़ाएंगे जब बेसिक पढ़ा रहे होंगे तब। कोरोमंडल तट पे, समुद्र तट पे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी कोरोमंडल तट पे, ठीक है, पूर्वी तट के इलाके पे। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां कहां हुई, तो पुलिकट अभी बताए हैं, सूरत ये बताए हैं, कारिकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, बरानगर, पटना, उड़ीसा का बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन आदि में थी। और डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पे थी, यानी पूर्वी तट पे सबसे अधिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी। यहां तो सिर्फ सूरत था एक, ठीक है, और सूरत था और कारिकल था, पर पूर्वी तट पे सबसे अधिक फैक्ट्रियां उन्होंने स्थापित की थी। और क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे, इसीलिए पूर्वी तट पे सबसे अधिक फैक्ट्रियां स्थापित की, ताकि माल यहां आएगा और यहां से इंडोनेशिया तक व्यापार हम लोग आसानी से कर सकते हैं। डचों द्वारा भारत से क्या क्या व्यापार किएगा, नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। और भारत से वस्त्र को निर्यात, वस्त्र बनाने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये योगदान भी कर सकते हैं कि क्या क्या योगदान रहा उनका, योगदान क्या क्या रहा। तो योगदान रहा कि डचों द्वारा नील, सोरा, सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था, और भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्या करेंगे, फैक्चुअल चीजें नोट कर लेंगे। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेजों में मिलता है, यानी इसके कार्टेल कहा जाता था। ये कार्टेल पे आधारित व्यवस्था थी। क्या? यदि डचों की व्यापारिक व्यवस्था पूछे तो क्या व्यवस्था थी? कार्टेल व्यवस्था थी। कार्टेल, डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथों में थी, परिणामतः कंपनी अपनी इच्छानुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का एक प्रमुख कारण बना। इन डिक्लाइन का क्या कारण बना?
तो डायरेक्ट जो है इसका गवर्निंग बॉडी किसके साथ में था, वहां की गवर्नमेंट के हाथ में था, जो अपने हिसाब से विस्तार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा क्या क्या था पतन में, जो प्रतिद्वंदी जी थे, पैरेलल जो आया था कंपनी, वो थे अंग्रेज। अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी। सबसे शक्तिशाली नौसैनिक व्यवस्था जो थी वो अंग्रेजों की थी, और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कारण ये भारत से आसानी से शिफ्ट हो गए, और वे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, इसीलिए इनको यहां से जाना पड़ा, और ये फाइनली वो कहा, इंडोनेशिया तरफ व्यापार ज्यादा किए। The Dutch trade system is the mentioned in document in 1722. इसका नाम था, इट वाज सिस्टम बेस्ड ऑन कार्टेल सिस्टम, कार्टेल व्यवस्था था, कार्टेल व्यवस्था। जब मेंस क्लास दे रहे बता रहे होंगे तो पूरी व्यवस्था का हम व्याख्या कर देंगे आपको। डच कंपनी वाज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द डच गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ, 1759 ईस्वी में हुआ, जब अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। यदि बेदरा का युद्ध पूछेगा किसके किसके बीच हुआ, तो 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच हुआ, और फाइनली यहाँ डच हार जाते हैं, और ये भारत पे जितने क्षेत्र थे, जितना किला था, वो सब अंग्रेजों को देकर और आसानी से इंडोनेशिया तक शिफ्ट कर जाते हैं। और अंग्रेज भी इंडोनेशिया से जो व्यापार करता था, दक्षिण पूर्व एशिया खासकर, इंडोनेशिया में उसमें खासकर, तो वो व्यापार के एक अधिकार को छोड़ देता है, कहता है कि आप वहां व्यापार करेंगे, हम यहाँ व्यापार करेंगे। अंग्रेज के जो क्षेत्र थे वो डचों को दे देते हैं वहां का, और भारत में जो क्षेत्र था डच का, वो अंग्रेजों को दे देते हैं। इस युद्ध में, न्यायिक युद्ध में ये घटना हुई थी। द फाइनली फॉल ऑफ द डच इंडिया अकर्ड in 1759 आफ्टर द बैटल ऑफ बेदरा। पूछा जाता है, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है, बिटवीन द ब्रिटिश कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, पीवाई क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं डचों का योगदान क्या है, कुछ योगदान बताए हैं। तो भारत में ब्रिटिश और डच कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान रहा, जानते क्या, भारत में मसाले की जगह, भारत में खासकर मसाले व्यापार तो करते थे इंडोनेशिया बेल्ट से, भारत में मसाले की जगह सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देना अभी जस्ट बताए हैं, पहला योगदान। और उन्होंने भारत के बाहर सूती वस्त्र को और रेशमी वस्त्र का निर्यात करना शुरू किया और एक बाजार बनाया, ये भी एक प्रोत्साहन दिया उन्होंने। ब्रिटिश और डच कंपनियों के द्वारा भारत में 17वीं शताब्दी में एक क्रांति ला दी गई, व्यापारिक क्रांति ला दी गई। दूसरा योगदान था इसका कि ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी जो थी 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में एक व्यापारिक क्रांति ला दिया उन्होंने, और डच एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करता था। ठीक है, ये रहा योगदान इनका। मेंस में जब प्रश्न आते हैं तो यदि योगदान लिखना होता है तो बताया जाता है कि ये योगदान था इनका। ठीक है, अब चलते हैं पीवाई की सीरीज पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, डचों पे आधारित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए। जो पहला प्रश्न है, देखिए 22 का प्रश्न है ये, विद द रेफरेंस in Indian history, consider the following statement। 22 का प्रश्न है ये। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द डच एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्री वेयरहाउस ऑन द, आजकल फैक्ट्री वेयरहाउस भी स्थापित की जाती है सामान रखने के लिए, निर्यात आयात के लिए, आजकल वेयरहाउस का भी कंसेप्ट आ गया है। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड ऑफ देम बाय गजपति रूलर्स, यानी डचों ने गजपति शासकों द्वारा उनकी दी गई भूमि पर पूर्वी तट पे अपने कारखाने और गोदाम स्थापित किए थे। पहला स्टेटमेंट, और बताना है कि कौन राइट स्टेटमेंट में इसमें। अल्फोंसा डी अल्बुकर्क जो पुर्तगाली पढ़ा रहे थे, तो गवर्नर बताए थे, अल्बुकर्क की जिक्र किया था हमने, ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पे कब्जा कर लिया था। यानी बीजापुर सल्तनत से जो यूसुफ आदिल शाह था, उससे 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था। वो
कौन था? अल्बुकर्क था। ये प्रश्न है इसमें, हमने व्याख्या कर दिया इसका कि बीजापुर के सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। 1510 ईस्वी में गोवा पे उनसे छीना और वो कब्जा कर लिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई थी, और आपको याद होगा कि हाँ ली गई थी, जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया गया था अंग्रेजी कंपनी द्वारा। विजयनगर साम्राज्य से एक मद्रास में जो सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया गया था, वो क्या लिया गया था? विजयनगर साम्राज्य से ही लिया गया था। तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन मद्रास ऑन लैंड लीज्ड फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर परंपरा से लिया गया था। ये लिया गया था। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? कौन कौन सा स्टेटमेंट गिवन बिलो सही है? बताइए। करेक्ट है केवल 1 और 2, 2 3, 1 और 3 और 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। वो गजपति सम्राट से उन्होंने नहीं लिया था, जबकि पूर्वी तट पे आसानी से कब्जा कर लिया था, क्योंकि छोटे छोटे शासक थे, चिंसूरा हो, कासिम बाजार हो, बरानगर हो, ठीक है, पुलिकट हो, तो उनसे उस पर स्थापित किया था। जबकि दूसरे की व्याख्या हमने किया था कि 1510 ईस्वी में उन्होंने कब्जा कर लिया था गोवा पे। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि अंग्रेजों ने मद्रास में जो सेंट फोर्ट जॉर्ज स्थापित किया था, एक गांव के रूप में लिया था, तो विजयनगर साम्राज्य से ही लिस्ट पे लिया था उन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न मिक्स प्रश्न है, पुर्तगीज भी साथ में है और डच भी है और अंग्रेज भी है इसमें। चलिए, ये 22 का प्रश्न है। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा है 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2005 का प्रश्न है ये। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि, ये कह रहा है इसमें। कौन सा सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश थे। कोच्चि कहाँ रहा? 1759 में बेदरा के युद्ध के बाद डचों का तो पलायन हो गया, और जितने क्षेत्र थे उनके, जितने किले थे, वो सब अंग्रेजों को दे दिए थे। तो कोच्चि रहेगा ही नहीं। डचों ने पुर्तगालियों को हराया था, बताए थे कि पुर्तगालियों को हराए थे। कहां कहां? तो पुर्तगालियों को हराने के बाद वो श्रीलंका से बाहर किए, इंडोनेशिया से बाहर किए, और कहां? पूर्वी तट पे कुछ क्षेत्रों से बाहर किए थे उन्होंने। और आधुनिक कोच्चि में पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। यह स्टेटमेंट है। चलिए कमेंट करके बताइएगा आंसर आप लोग भी। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, उसके बाद पुर्तगालियों ने इसे अपने कब्जे में लिया। जब पहले पुर्तगाली आएंगे और पुर्तगाली भी कोच्चि में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो स्टेटमेंट ऐसे ही बात हो जाएगा। उसके बाद डच आते हैं। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं था। जब ब्रिटिश पूर्णतः स्थापित हो जाएगा इंडिया में, तो कोच्चि पे कब्जा नहीं होगा। संभव लगता है आपको? सब संभव होगा। जब फ्रांसीसियों को यहां से फाइनली हराएंगे, फ्रांसीसी उनके सामने एक बड़ी प्रतिस्पर्धा पेश कर रहे थे, जब वो हार जाएंगे तो भाई बचेगा कोच्चि, तो भाई उसी के हाथ पर रहेगा। तो कैसे नहीं हो सकता उपनिवेश उसका? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आंसर खुद निकल जाए। टेक्निक सीखिए। इसीलिए कहता है कि सब चीज पढ़े रहेंगे तो रिलेवेंट कर लेंगे कि कोच्चि कैसे नहीं प्रवेश होगा। पहले पुर्तगीज जाएंगे तो डच पहले पुर्तगीज को कब्जा न करेंगे, उसका बाद डच कब्जा करेंगे। तो इसीलिए पुर्तगीज पहले पढ़ाया, फिर अंग्रेज पढ़ा लिए बीच में, फिर डच आ गए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, 2-3 के प्रश्न है। पहले वन लाइन प्रश्न पूछे जाते थे 22-23 से। 24 में तो वाली केवल 1, केवल 2 चेंज कर दिया ना पैटर्न को उन्होंने। 24 से जो पैटर्न आया था, तो भारत में निम्नलिखित स्थानों में से डचों ने अपनी सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? कारखाना सही जगह, सभी जगह था इसका। पहली कारखाना कहां स्थापित किया था, यह बताना है। और ईयर भी इसमें ईयर मेंशन नहीं किया है। यानी इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग पैलेस वेयर डिड द जस्ट एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। 2003 का प्रश्न है।
कहाँ किया? तो सबसे पहले पुलिकट पे किया उन्होंने, पुलिकट पे। कहाँ? पुलिकट पे सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी, पुलिकट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुलिकट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। क्या? और एक नए टॉपिक के साथ, फ्रांसीसी कंपनी, जो सबसे लास्ट में कंपनी आई है और जिसकी प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश कंपनी के साथ रही।